फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के लिए माइनर सब्जेक्ट की 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, बन चुकी हैं। और कुछ बच्चों के अभी कमेंट्स आ रहे थे कि इसके जो पार्ट 3 है उसको कर दें, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में कल एग्जाम है, जैसे रेलखंड यूनिवर्सिटी में कल एग्जाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, और कुछ भी दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी कल एग्जाम है। तो भाई इसके 50 क्वेश्चन हम लोग ने लगा लिए थे। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को हम लोग इसमें करेंगे, जिसमें आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। साथ ही साथ सिर्फ क्वेश्चन को समझना नहीं है, क्वेश्चन के साथ में देखो पेपर रिपीट तो जाहिर सी बात है नहीं होगा। जो पेपर इन्होंने दे दिया वो रिपीट थोड़ा ना होगा कि वही क्वेश्चन वापस आ जाए। लेकिन जैसे अब हम लोग यहाँ पर जो जो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, उसके साथ में एक क्वेश्चन में कई एक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग को ध्यान से देखना होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इस क्वेश्चन से रिपीट हो सकते हैं, या इस क्वेश्चन से और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अभी यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग के पास में कौन सा है कि फुल फॉर्म ऑफ WHO। क्या आपको ये पूरी स्क्रीन में क्लियरली दिख रहा है? सर जी देख लीजिएगा, ठीक है। तो फुल फॉर्म ऑफ WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल सी चीज है, क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आप इस पे बी पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहां पर थोड़ा सा जूम करना है, फिर उधर से कट जाएगा। सही है, थोड़ा कम कर दे। सबको विजुअल है, कोई इतने वैसे पता नहीं। आओ तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है कि WHO जो है ना वो उसके हेडक्वार्टर्स का, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो इसी चीज पर ध्यान रखना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हेडक्वार्टर्स कहां पर है। तो देखो ये वीडियोस से प्रिपेयर करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा। वैसे आप चाहो तो इसकी PDF लेकर पढ़ सकते हो, लेकिन वीडियो से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि साथ ही साथ जो और क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो भाई हर चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो हेडक्वार्टर्स जो इसके हैं वो कहां पर है? जिनेवा में। और जिनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड। क्या होती है स्विट्जरलैंड की स्पेलिंग? स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना कि WHO के हेडक्वार्टर्स कहां है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट। संतुलित आहार के अवयव हैं। बैलेंस डाइट में, किसी बैलेंस डाइट में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट पाया जाता है, विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, या सारे पाए जाते हैं? जाहिर सी बात है यहाँ पर तो सीधे सीधे आप लगा दोगे ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि भाई प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी, कुछ अमाउंट फैट का भी, मिनरल्स, विटामिन, सारी चीजें हमारी बैलेंस डाइट में होती हैं। अगला क्या कह रहा है? विच फूड इज नॉट नेसेसरी फॉर बैलेंस डाइट। कौन सा भोजन है जो संतुलित आहार का भाग नहीं है या बैलेंस डाइट में उसको शामिल नहीं किया जाता है? वेजिटेबल्स, भाई साहब वेजिटेबल तो संतुलित आहार में चाहिए हम लोग को। फ्रूट्स, फल भी चाहिए हम लोग को। फ्राइड फ्रूट, फ्रेंच फ्राइज, मोमोज और ये सारी चीजें जो होती हैं, ठीक है, ये सिर्फ हम लोग मोहब्बत में मजे के लिए खा सकते हैं, लेकिन ये कोई हमारे संतुलित आहार का पार्ट नहीं है। तो ये बैलेंस डाइट का पार्ट नहीं है। तो आप सही ऑप्शन फिलहाल यहाँ, क्योंकि नो पूछा गया है, तो आप सही ऑप्शन किस पर लगाओगे? आप सही ऑप्शन लगाओगे फ्राइड फूड पर, क्योंकि यहाँ ये भी ध्यान रखना भाई नो पूछा गया है। कहीं खुश हो जाओ बोले वेजिटेबल, फ्रूट और सीरियल्स, ये सब जो है। सीरियल्स क्या होती हैं? जो आपके अनाज होते हैं। अब यहां से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सीरियल से हमें क्या मिलता है? सीरियल्स से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। और सीरियल्स में कौन? मेनली तो हम लोग के ये व्हीट हो गया, गेहूं, ठीक है, राइस हो गया, ये सारी चीजें इसमें हम लोग की मेनली आती हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज नॉट अ स्टेप ऑफ मील प्लानिंग। आहार नियोजन का चरण नहीं है कि नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशनल नीड्स के हमारे शरीर को कितने पोषण की जरूरत है, इसकी आपको नॉलेज ना हो। यूज ऑफ फूड ग्रुप्स, आपको फूड ग्रुप्स के बारे में ना पता हो। यूज ऑफ डाइटरी चार्ट आपने ना बनाया हो, या स्टेटस ऑफ लिविंग। तो जल्दी से बताओ भाई यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हो, स्टेटस ऑफ लिविंग। ये डिपेंड नहीं करता हमारी मील प्लानिंग में। बाकी हमें न्यूट्रिशन की जरूरत कितनी है ये पता होना चाहिए, कौन से फूड ग्रुप में कौन सा फूड आता है, और डाइटरी चार्ट भी जो डाइट्रिशियंस होते हैं वो बनाकर देते हैं। तो ये तीनों तो मील प्लानिंग का हिस्सा है, आहार नियोजन का, खाने को सेट करने का, और स्टेटस ऑफ लिविंग इसमें नहीं आता। अगला क्या कह रहा है? मील प्लानिंग है क्या? मील प्लानिंग मतलब खाने का जो आहार का नियोजन है। अगर किसी को नहीं पता हो, जैसे सपोज करो कोई पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार है, तो आप जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप उसको क्या खिलाओगे और आप उसको क्या खाना दे रहे हो। वो डॉक्टर्स और जो वहाँ
न्यूट्रिशनल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं, वो उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग कि उसको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्ब्स चाहिए, कितना फैट चाहिए, वो इस चार्ट बनाते हैं उसके लिए और फिर उसके हिसाब से वो खुद उसको फूड देते हैं। उसी को बोलते हैं मील प्लानिंग। ठीक है, तो मील प्लानिंग कोई इंस्टीट्यूशन है, मतलब कोई संस्था है, भोजन का ग्रुप है, एक कला है या एक स्ट्रक्चर है? तो यार अगर ध्यान से देखो, इट इज अ आर्ट। ठीक है, ये एक कला है। ठीक है, जिसमें हम मील को पूरा प्लान करते हैं कि क्या खाना किस तरीके से होना चाहिए। अगला क्या है? अगला कह रहा है व्हाट इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड, भोजन से क्या प्राप्त होता है। मतलब जब हम खाना खाते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है? हमें हंगर मिलता है, भूख बढ़ जाती है खाना खाकर? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ऊर्जा मिलती है, यही यहां पर सही ऑप्शन होगा। एक्टिविटीज मिलती नहीं है, उसके बाद हम एनर्जी मिलती है तो हम एक्टिविटीज करते हैं। हॉर्मोन्स डेरिवेटिव है प्रोटीन का, तो वो बॉडी में बनते हैं, ना कि हमें भोजन से मिलते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनर्जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनर्जी इज मेजर्ड बाय, ऊर्जा का मापन क्या है? किसके थ्रू ऊर्जा को मापा जाता है? कैलोरीमीटर, लेक्टोमीटर, थर्मोमीटर या कोई भी नहीं? ठीक है, तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से हम लोग ऊर्जा को नापते हैं। अरे क्यों नहीं चल रहा है? कैलोरीमीटर से हम लोग ऊर्जा को नापते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर लेक्टोमीटर जो है, लैक्टोज, ये एक क्वेश्चन अभी पीछे पिछली वीडियो में आप देखो, कुछ बच्चे उसमें बोल रहे थे, वो शायद हमने गलत, शायद नहीं 100% हमने गलत कर दिया था, तो भाई उसको सही कर लेना। लैक्टोज किस में प्रेजेंट होता है? लैक्टोज को यार कॉमनली मिल्क शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क शुगर कहते हैं। तो ये मिल्क में प्रेजेंट होता है। हमने क्या किया था, हमने इस क्वेश्चन को वो बहुत ज्यादा सोच लिया था, तो हमने वो लैक्टोज के कंपोनेंट में तोड़ दिया था कि लैक्टोज में एक ग्लूकोज होता है और एक गैलेक्टोज होता है। ठीक है, तो हम वो थोड़ा सा केमिस्ट्री के अंदर घुस गए थे, तो फिर हमने वो ग्लूकोज से शुगर पे लगा दिया था। मिल्क हमने शायद नहीं देखा था, जल्दबाजी में हो गया होगा, सॉरी फॉर दैट। तो लैक्टोज के लिए सही ऑप्शन क्या था? हट गया, मिल्क था। ठीक है, तो उसको ठीक कर लीजिएगा, मिल्क होगा लैक्टोज का। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, यहां पर क्या कह रहा है? बिफोर ईटिंग फूड शुड बी प्रॉपरली, खाने से पहले भोजन को क्या करना चाहिए? डैश्ड, उसको मसल देना चाहिए बिल्कुल, च्यू चबा लेना चाहिए, या डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए, बांट देना चाहिए, चॉप्ड कर देना चाहिए। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है इसका? च्यू, कि भोजन को हम लोग खाने से पहले क्या कर लें? अच्छे तरीके से चबा लें। बचपन में मेरी मम्मी जब खाना खिलाती थी तो वो ये चीज बोलती थी कि एक निवाले को, एक बाइट को 32 टाइम्स चबाओ। ठीक है, ऐसा वो जनरल बोला करती थी। क्यों बोलती थी आई डोंट नो, लेकिन उसका मतलब यही रहा होगा कि जितनी बार आप चबा लोगे जितना अच्छे से, तो वो खाना, हाँ, तो खाने से पहले का मतलब सर यही तो है कि खाने को आपने मुंह के अंदर रखा। ठीक है, तो उसमें सही ऑप्शन यहाँ पर च्यूड ही होगा। ठीक है, बाकी मैश नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और चॉप्ड नहीं है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? च्यू। तो जो चबा रहे हो आप खाने को गल्प करने से पहले, निगलने से पहले, तो वो यहाँ पर, ये बिफोर ईटिंग का मतलब यहाँ पर गल्प है, निगलना। ठीक है, कि निगलने से पहले आप भोजन को क्या करोगे? तो आप उसको चबाओगे। अगला क्या कह रहा है? कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ पीपल डूइंग मेंटल वर्क, जो मानसिक रूप से काम करते हैं लोग, मतलब बहुत ज्यादा आपका जैसे पढ़ने का काम है, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो अगर आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा काम करो तो आपको कितनी वर्क के लिए कितनी कैलोरी चाहिए, कितनी कैलोरी की आपको आवश्यकता है जो मानसिक रूप से काम कर रहे हैं? तो जाहिर सी बात, जब आप देखो, कैलोरी की जरूरत होती है जब हम हैवी वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, या आपके ऊपर कोई फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा है, फिजिकल लोड बहुत ज्यादा है, तो आपको कैलोरी ज्यादा चाहिए होती है। और जब यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि मेंटल वर्क आप कर रहे हो, तो यहाँ पर हमें लेस, मतलब कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कम या लेस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वाशियोरकोर डिजीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ईयर, क्वाशियोरकोर को कब डिस्कवर किया गया था? तो पहले तो यहां पर ये बात कर लो, क्वाशियोरकोर होती क्या है? ठीक है भाई, ये एक टाइप का, जब हमारे अंदर माल न्यूट्रिशन है, ये क्या है? एक टाइप का माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जब पोषक तत्व बच्चे को नहीं मिल पाते, ठीक है, तो बच्चे को बीमारी जो हो जाती है माल न्यूट्रिशन कहलाती है, और उसका एक टाइप है क्वाशियोरकोर। ठीक है, तो क्वाशियोरकोर को एक साइंटिस्ट थे, विलियम करके उनका कुछ नाम था, ठीक है, विलियम सेसाइल ऐसा करके कुछ नाम था, उनका ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने डिस्कवर किया था, और ये 1933 में इसकी खोज करी गई थी। 1933 में इसके बारे में पता लगाया गया था। तो ये बात आप याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वाशियोरकोर से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्वाशियोरकोर क्या है। ठीक है, तो एक माल न्यूट्रिशन है जिसमें बच्चे बहुत कमजोर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर ये कह रहा है कि एक गुड सोर्स ऑफ सोडियम इज, सोडियम का एक अच्छा स्रोत है। तो अभी यहां पर आप ध्यान से देखोगे कि ऑप्शन जो दे रखे हैं, ठीक है, उसमें हनी और जैगरी, ये दोनों तो
हनी एक बहुत मिक्सअप है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, हनी में मिनरल्स भी होते हैं। जैगरी सिंपल गुड़ है आपका। तो बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होंगे शुगर और सॉल्ट में। तो सॉल्ट का फॉर्मूला आपको पता है NaCl, शुगर का क्या होता है C12H22O11। अब ये मत कहना हमसे हनी और जैगरी का फॉर्मूला लिखकर बताओ, भाई ये कॉम्पोजिशन से कई एक चीज़ों की, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम किस में आ रहा है, सॉल्ट में, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉल्ट। अगला क्या कह रहा है, डिमांड ऑफ विच न्यूट्रिएंट इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में किस न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा मांग बढ़ जाती है, ठीक है, कौन से तत्व है। कैलोरीज ज्यादा चाहिए होगी प्रेग्नेंट वुमेन को, प्रोटीन ज्यादा चाहिए होगा, कैल्शियम आयरन ज्यादा चाहिए होगा, या ऑल ऑफ द अबव। जाहिर सी बात है ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि सारी ही चीजों को प्रेग्नेंट वुमेन में थोड़ा थोड़ा ज्यादा चाहिए, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज, अगर गर्भावस्था में जटिलता हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा सही तरीके से गर्भावस्था नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी कि प्रीमेच्योर बर्थ के टाइम से पहले जो 280 ±7 डेज का जो टाइम होता है, उससे पहले की जन, ये डेट ध्यान रखना, जो 9 मंथ है वो लगभग 280 ±7 डेज के करीब माने जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रीमेच्योर बर्थ अगर इससे पहले हो जाए बर्थ, या टॉक्सीमिया बहुत ज्यादा विष बढ़ जाए, विषैले पदार्थ बढ़ जाए, एनीमिया, एनीमिया क्या होता है, ब्लड की कमी, जब ब्लड का अमाउंट क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, कि अगर ये कुछ भी होता है तो वो कॉम्प्लिकेशन कहलाएंगी, प्रॉब्लम्स कहलाएंगी, किसकी, गर्भावस्था की या प्रेगनेंसी की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज डाइट इन कंडीशन ऑफ प्री एक्लेम्पसिया इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की कंडीशन में जो प्री एक्लेम्पसिया है वो क्या होती है। देखो प्री एक्लेम्पसिया क्या होती है, इसमें जनरली जो फीमेल होती है उसके फेस पर स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, उसके अंदर जो ब्लड होगा, हीमोग्लोबिन होगा, उसका अमाउंट कम हो जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड रहेगा, ठीक है, उसका वेट जो है, जो नॉर्मली प्रेगनेंसी में बढ़ना चाहिए वो वेट नहीं बढ़ेगा। तो अगर ऐसी कंडीशंस हो रही हैं तो उसको कहलाएंगे प्री एक्लेम्पसिया। तो कह रहा है व्हाट इज डाइट इन कंडीशन ऑफ प्री एक्लेम्पसिया और इन प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में प्री एक्लेम्पसिया होने पर कौन सी डाइट, कौन सा पोषक तत्व है जिसकी आहार में होने पर ऐसी कंडीशन हो जाती है। फैट अगर बढ़ जाए, कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ जाएंगे, सॉल्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, या लाइट फूड शुड बी गिवन, उसको लाइट फूड देना चाहिए। तो जब भी ऐसा कभी हो तो आप उसको क्या करेंगे, लाइट फूड देंगे, हल्का आप आहार देंगे, तो फिर प्री एक्लेम्पसिया को ठीक किया जा सकता है वहां पर। अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, कैलोरी डिमांड ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें कितनी कैलोरी डिमांड चाहिए होती है। इंक्रीज बाई 300 कैलोरीज, डिक्रीज बाई 200 कैलोरीज, इंक्रीज बाई 400 कैलोरीज, या डिक्रीज बाई 500 कैलोरीज। तो यहां पर सही ऑप्शन आपका क्या है कि इंक्रीज बाई 300 कैलोरीज। 300 कैलोरीज उसे पर डे, प्रतिदिन ज्यादा चाहिए होती हैं एक नॉर्मल व्यक्ति के कंपैरिजन में। अगला क्या कह रहा है यहां पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच फूड इज गिवन अपार्ट फ्रॉम मिल्क टू इन्फेंट। जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट जानते हैं, जो अभी अभी ताजा ताजा पैदा हुआ हुआ बच्चा हो, शिशु जिसको कहते हैं, उआ उआ वाला, अच्छा बड़े हो की पात्र लगती ना, हाँ। तो शिशु में कौन सा विच फूड इज गिवन अपार्ट ऑफ मिल्क, मिल्क के अलावा क्या चीज उसको दी जा सकती है। सॉलिड फूड दिया जाता है, सप्लीमेंट्री फूड दिया जाता है, कंप्लीट फूड, या लिक्विड फूड। क्या होगा यहाँ पर सही ऑप्शन, सप्लीमेंट्री फूड। जो भी बच्चा है उसको आप सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक आहार, ठीक है, हिंदी में क्या लिखा है, पूरक। जो कंप्लीट फूड हो उसके लिए वो आप दे सकते हो। कंप्लीट फूड ऑप्शन में है, लेकिन सही ऑप्शन यहाँ पर सप्लीमेंट्री होगा, कि साथ में मिल्क के साथ में आप उसको क्या सप्लीमेंट्री दे सकते हो। अगला क्या कह रहा है, वीनिंग शुड बी स्टार्टेड। वीनिंग किस मंथ में स्टार्ट की जा सकती है, ठीक है। पहले तो यहां पर क्वेश्चन यही बन जाता है कि वीनिंग होती क्या है। जो भी कोई भी बच्चा होता है 6 महीने तक, 6 मंथ तक आप उसको क्या देते हो, उसको मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो, ठीक है। 6 महीने तक तो वो माँ का दूध ही पीता है, जिसको संतुलित आहार कहा गया बच्चे के लिए। 6 महीने के बाद में फिर उसको हम लोग खाना पीना, जो भी घर में सॉलिड चीजें बनती है, अब जो भी का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कोई खतरनाक चीज, कटहल की सब्जी खिला दो, ठीक है, तो उसको कोई सिंपल बिल्कुल हल्का हल्का चीजें आहार देना स्टार्ट की जाती है। तो इस टाइम पीरियड को बोलते हैं, जब वो खाना पीना स्टार्ट कर देता है तो इसी को क्या बोलते हैं, वीनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वीनिंग कब स्टार्ट होती है, तो अभी यहाँ पर बात हो गई 6 मंथ के बाद में, तो आफ्टर 3 मंथ्स, 6 मंथ ऑफ बर्थ, 9 मंथ ऑफ बर्थ, 11 मंथ ऑफ बर्थ। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 मंथ ऑफ बर्थ।
अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है एन इन्फेंट नीड्स कैल्शियम एंड फास्फोरस फॉर, कोई भी शिशु होता है जो बच्चा है उसको कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, वो किस चीज के लिए होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की, ऊर्जा देने के लिए? नहीं भाई, कैल्शियम फास्फोरस तो मिनरल्स है, ऊर्जा तो नहीं देंगे। प्रिकॉशंस अगेंस्ट डिजीज, रोगों से लड़ने के लिए, स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स, मजबूत दांत और हड्डियों के लिए, या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड बनाने के लिए। तो भाई फास्फोरस और कैल्शियम ये जो मेनली होते हैं ये हमारी बोन्स और टीथ में होते हैं, हड्डियों और दांतों में होते हैं, तो सही ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच शुड बी फूड शुड बी रीहीटेड, भोजन को दोबारा गर्म करना, कितनी बार भोजन को आप दोबारा गर्म कर सकते हैं? ठीक है, तो भाई साइंस के अकॉर्डिंग, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग सिर्फ एक बार आप भोजन को गर्म कर सकते हो और खा सकते हो। बार बार भोजन को गर्म करने से पहली चीज तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स उसके खराब हो जाएंगे, तो ये एक दिक्कत होगी बार बार हीट करने से, बार बार गर्म करने से। दूसरी चीज, ज्यादा किसी चीज को हीट करने से उसके अंदर टॉक्सिक नेचर भी, जहरीलापन भी उसके अंदर बन सकता है, तो ये बार बार नहीं करना चाहिए, एक ही बार उसको गर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राइस कंटेन, चावल में क्या होता है, अभी पीछे ही क्वेश्चन में हम लोग ने बात करी थी, अगर वो क्वेश्चन आपने ध्यान से समझ लिया हो कि सेरेल्स जो होती हैं, फसल अनाज जो होते हैं उसमें चावल और गेहूं आते हैं, वहां बताया था उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन रिपीट है कि राइस कंटेन, तो राइस में क्या करोगे, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपने सारी मेरी 3 वीडियोस इसके ऊपर बनी हुई हैं फूड न्यूट्रिशन पर, तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो यार सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। तुम्हारा, क्योंकि भाई आप देख रहे होगे तो जाहिर सी बात है या तो बीएससी के स्टूडेंट होगे या बीए के होगे जिनका माइनर सब्जेक्ट है, तो बीएससी की कंप्लीट सिलेबस आपको मेरे साथ मिलेगा। अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट डेली आपको क्लासेस मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सारे नोट्स के साथ में सारे लेक्चर्स एकदम A to Z क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेंगे। जूलॉजी, ठीक है, बॉटनी और केमिस्ट्री, इन 3 चीजों के आपको 100% मिलेंगे। साथ ही साथ कोशिश करी जाएगी कि आपकी फिजिक्स की क्लासेस भी, ठीक है, लगवा दी जाए, ठीक है, जो कि मेरे हाथ में नहीं है, वो फरजान सर आपको करवाएंगे। ये तीनों आपको मेरे साथ मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ सारी चीजें, तो बिल्कुल टेंशन ना लेना। तो तुम्हारा पूरा बीएससी जो है वो हम लोग की जिम्मेदारी है, लेकिन बस आपको क्या करना है, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है कि शेयर करते रहना है लोगों के साथ, क्योंकि एक सिंपल चीज है यार, देखो हर इंसान का एक क्राइटेरिया होता है कि यार जब क्या बोलते हैं उसको, कि कोई भी जो चीज़ लालच होती है ना, हम लोग को व्यूज़ का और सब्सक्राइबर का लालच है, नो डाउट, सीधे बता रहे हैं यार तुम्हें खुल के, ठीक है। तो भाई जितने अच्छे ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे, व्यूज़ अच्छे अच्छे आते रहेंगे, हम लोग को अच्छा लगेगा, आपके लिए वीडियोस को बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, ताकि आपके लिए वीडियो बनती रहे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है फूड शुड बी कुक्ड, भोजन को पकाना चाहिए, किसमें पकाना चाहिए, खुले बर्तन में, किधर गए, रुको, खुले बर्तन में पका देना चाहिए, कवर्ड बर्तन में पकाना चाहिए, छोटे से बर्तन में पकाना चाहिए, या बहुत बड़े बर्तन में पकाना चाहिए। ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, खाना ज्यादा बना रहे हो बड़े में बनाओगे, कम बना रहे हो छोटे में, ये दोनों तो ऑप्शन हटा ही दो, ये दोनों तो नहीं हो सकते। आप कह रहे हैं खुले में बनाना चाहिए, बंद में बनाना चाहिए। देखो जब खुले में अगर बनाओगे तो बहुत से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो गैसियस स्टेट में होते हैं, वो वहां से निकल जाएंगे, ठीक है, और कोई गंदगी भी जाने के चांसेस है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, कवर्ड वेसल, बंद बर्तन में खाने को बनाना चाहिए। अगला कह रहा है ग्रीन वेजिटेबल शुड बी वॉश्ड, जो हरी सब्जियां होती हैं उनको धोना चाहिए, बिफोर कटिंग, काटने से पहले धो देना चाहिए, काटने के बाद धोना चाहिए, पकाने से पहले धोना चाहिए, या आफ्टर परचेसिंग, खरीदते ही धो देना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन होगा बिफोर कटिंग। ये दोनों तो पकाने से पहले तो धोए गई, आफ्टर परचेजिंग, खरीदने के बाद, ये तो बात अलग है। बिफोर कटिंग, आफ्टर कटिंग में यहाँ पर क्वेश्चन आपका फंसेगा कि काटने के बाद सब्जी को धोना है या काटने से पहले सब्जी को धोना है। तो ज़्यादातर हम लोग के घरों में क्या होता है कि सब्जी को पहले भी धो लेती हैं और बाद में भी धो लिया जाता है, तो वो चीज़ गलत है। आप क्या करो, सब्जी को काटने से पहले धो, काटने के बाद में आप जब सब्जी को धोगे तो बहुत से मिनरल्स हैं या विटामिन की अगर बात करी जाए, जो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, विटामिन बी एंड सी, ठीक है, वो पानी के साथ घुल जाते हैं। तो आप जब काटने के बाद सब्जी को धोगे तो भाई जाहिर सी बात है विटामिन बी सी वहां से निकलने के चांसेस है, तो सब्जी को काटने से पहले धोना चाहिए, फिर काटकर आप उसको डायरेक्टली पका लो। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर टाइफाइड पेशेंट, जो भी टाइफाइड के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, टाइफाइड तो जानते हो, अब यहाँ पर टाइफाइड के बारे में ध्यान रखना। टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। हिंदी में बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। कौन से बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी से। कौन से बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है, ठीक है। टाइफाइड के लिए कौन सा जांच कराई जाती है,
विडॉल टेस्ट कराया जाता है, ये चीज याद रखना। फिर यहाँ पर पूछ सकता है वो टाइफाइड का मुख्य लक्षण क्या है, फीवर है, मेन सिम्टम क्या है, फीवर। तो टाइफाइड के बारे में इतनी बातें तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। कह रहा है टाइफाइड पेशेंट शुड बी इंक्रीज्ड बाई, ठीक है, प्रोटीन का अमाउंट जो है टाइफाइड पेशेंट में कितना कर देना चाहिए, दुगना कर देना चाहिए सामान्य से, या जैसा सामान्य में होता है वैसा ही रखना चाहिए, या 3 गुना कर देना चाहिए, या 4 टाइम्स मतलब 4 गुना कर देना चाहिए। तो टाइफाइड के पेशेंट को प्रोटीन की जरूरत होती है तो इसको डबल कर देना चाहिए जितना नॉर्मल किसी पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है हम लोग का, व्हाट आर कॉजेज ऑफ डायरिया। डायरिया तो जानते हो क्या होता है, डायरिया अतिसार कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अतिसार, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डायरिया में डिहाइड्रेशन हो जाता है कि शरीर से पानी वानी सब रिलीज हो जाता है, ठीक है, वोमिटिंग भी होती है और लूज मोशंस भी होते हैं, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, अनहाइजीनिक मतलब जो अस्वच्छ गंदा भोजन है वो खाने से होता है, केमिकल्स कोई आपने खा लिए उसकी वजह से होगा, या ऑल ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव। कुछ भी आप इस टाइप की चीजें खाओगे आपको डायरिया हो जाएगा, तभी अच्छी चीजें खाओ और स्वच्छ चीजें खाओ। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट शुड बी डाइट इन कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जानते हो, कब्ज, एक ऐड आता था बहुत बढ़िया, क्यों भाई क्या आपको कब्ज है, ठीक है। तो अगर कब्ज किसी को हो जाए या कॉन्स्टिपेशन हो जाए, क्या होता है कब्ज ये भी नहीं पता, ठीक है, पोटू ना होना, पोटू ना होना। अब ये ना कहना पोटू क्या होती है, देखी होगी इस तरीके से, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये मत कहना बर्थडे केक लग रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन जो होता है, कब्ज जो होता है, वो अगर किसी इंसान को हो गया तो उसकी डाइट में क्या होना चाहिए, लो फाइबर, कम फाइबर होना चाहिए, ज्यादा फाइबर होना चाहिए, फैट बहुत ज्यादा होना चाहिए, प्रोटीन बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जो हमारे पेट को साफ करने के लिए होते हैं वो फाइबर्स होते हैं। तो अगर आप ज्यादा फाइबर्स वाली चीजें खाओगे तो पेट आपका क्लीन रहेगा, एक ब्रश की तरह काम करेंगे वो आपकी बॉडी में और सारी गंदगी को निकालते हुए चले जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर देंगे। अगला क्या कह रहा है कि व्हाट इज नॉट अ कॉज ऑफ डायबिटीज। निम्न में से डायबिटीज का एक कारक नहीं है, कौन सा नहीं है, कि हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है, अनुवंशिकता, कि भाई पेरेंट्स से बच्चों के अंदर पहुंचना, डायबिटीज पेरेंट्स से बच्चों के अंदर भी पहुंचती है। टेंशन, टेंशन में भी डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। ओबेसिटी, मोटापा भी डायबिटीज का एक सिम्टम है। सोशल नॉर्म, सामाजिक जो नियम है वो, तो भाई सामाजिक नियम से यहां पर कोई लेना देना नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी हेरिडिटी, टेंशन, ओबेसिटी ये तीनों जो है ये डायबिटीज के कॉज हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर कितना टाइम हो गया, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि किसी व्यक्ति का एक कमेंट आया था, भैया कह रहा था कि पता नहीं क्या ऐसे करके कुछ बोल रहा था कि क्लास में टाइम को लेकर, कह रहे मैंने पिछली वीडियो में करा था ना, 2-3 क्वेश्चंस में कह दिया था कि भाई इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। भैया कह रहा था कि आप कमेंट बॉक्स में अगर हम ही बताएंगे तो फिर पढ़ाएगा कौन, तो पढ़ा क्यों रहे हो, ठीक है। होते हैं, देखो अच्छे लोग हर जगह पर होते हैं, साथ ही साथ नेगेटिव लोग भी होते हैं। तो इस टाइप के कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू, ठीक है, करते रहिए। लेकिन अच्छे बच्चे जो हैं वो उस चीज़ को समझते हैं कि कितनी मेहनत से कोई भी चीज़ बनती है, कोई भी वीडियो बनती है। इस टाइम भाई सब 8 बज रहा है, ठीक है, 8 PM हो गया है और सुबह से कॉलेज में थे हम, 3:30 बजे से ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं, 7:15 पर ऑफलाइन क्लास छोड़ी है और फिर उसके बाद वीडियो बना रहे हैं। अभी घर नहीं पहुंचे, घर हम लोग पहुंचेंगे करीब 9 बजे और इसके बाद फरजान सर फिजिक्स की वीडियो बनाएंगे जो 11th-12th के लिए होगी। तो अगर कोई भी लोग जो भी BSc की सारी वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, तो अगर आपका कोई भाई बहन छोटा बच्चा, ठीक है, फिजिक्स UP बोर्ड या CBSE बोर्ड में हो, ठीक है, और क्लास 11th और 12th का, ठीक है, तो उसके लिए कंप्लीट फिजिक्स फरजान सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम करा रहे हैं साथ में, और 9th-10th की कंप्लीट साइंस फरजान सर करवा रहे हैं। तो उनके लिए भी आप चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से सारी चीज़ों को किया जा रहा है। तो व्हाट इज सिक्रेटेड लेस इन डायबिटीज, डायबिटीज में क्या है जो बहुत कम स्रावित होता है शरीर में, कह रहा है टाइलिन। टाइलिन क्या होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, कहां से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से, लार ग्रंथियों से। याद रखना, देखो यहाँ पर बहुत सी चीजें हम लोग क्लियर करते हो चल रहे हैं, इसका एक नया नाम, दूसरा नाम एमाइलेज भी है, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन है कि इंसुलिन की कमी से ही क्या होता है, डायबिटीज होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज होती है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंसुलिन। माल्टोज ग्लूकोज का बड़ा भाई है, मतलब डाइसैकेराइड है, और प्रोटीन, प्रोटीन जनरली एक अलग बायोमोलिक्यूल है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंसुलिन। अच्छा, फिर वो पूछ सकते हैं मैडम जी कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो आप मैडम जी को बताओगे इंसुलिन स्रावित होता है पैनक्रियास से, या हिंदी में क्या कहते हैं, अग्नाशय से। आगे
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इन डायबिटीज, डायबिटीज में जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल होता है वो बढ़ जाता है या कम हो जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज लेवल जब बढ़ता है तभी तो क्या कहते हैं उसको, डायबिटीज कहते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, इंक्रीज्ड, बढ़ जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइफाइड पेशेंट शुड नॉट गिवन, टाइफाइड पेशेंट को नहीं देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए टाइफाइड पेशेंट को, ठीक है, कि वेजिटेबल्स नहीं देनी चाहिए, स्पाइसी वेजिटेबल नहीं देनी चाहिए, उबले अंडे नहीं देने चाहिए, या ब्रेड बटर नहीं देना चाहिए। तो यार सही ऑप्शन स्पाइसी, बहुत तला भुना नहीं देना चाहिए उसको, मसालेदार नहीं देना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि उसकी एक तो वैसे ही फीवर में भूख नहीं लगती और ज़्यादा मसालेदार खाकर और उसकी भूख खराब हो जाएगी। हालांकि वो चाहेगा कि बहुत अच्छा मसाले वाली चीज़ें मिले, लेकिन नहीं देना चाहिए। सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज का सिम्टम क्या है, एक्सेस हंगर और थ्रस्ट, जाहिर सी बात है बहुत बार बार भूख लगने लगती है और प्यास बहुत लगती है गले में, ठीक है। ये चीज़ एक बहुत बड़ा सिम्टम है डायबिटीज़ का। वेट बहुत लॉस हो जाता है, अगर आपने देखा हो कोई भी डायबिटीज़ का शुगर का पेशेंट देखा हो तो उसके एकदम देखोगे दुबला हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा उसका। डिक्रीज इन रेजिस्टिव पावर, जो उसकी प्रतिरोधक रोगों से लड़ने की क्षमता होगी वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या दिख रहा है हम लोग को, ऑल ऑफ द अबव। ये कैसे लग जाता है, अच्छा ये पिछले वाले का लगा हुआ है, ये पिछले वाले का लगा हुआ है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कम्युनिकेबल डिजीज, जो कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैल सकती हो, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीज प्रीवेलेंट इन सोसाइटी, कम्युनिकेबल डिजीज को सोसाइटी में, समाज में फैलने से कैसे रोका जा सकता है नहीं कह रहा है कम्युनिकेबल डिजीज प्रीवेलेंट इन सोसाइटी इज, कौन सी है ये पूछा है, रोका नहीं जा सकता है। एनीमिया, डायबिटीज, मीजल्स या कॉन्स्टिपेशन, कौन सी ऐसी डिजीज है जो समाज में फैल सकती है। तो अभी अगर देखो एनीमिया, अगर एनीमिया क्या होता है, ब्लड की कमी, मेरे को होगी उससे आपका कोई लेना देना नहीं, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन। डायबिटीज मेरे को होगी, मेरा इंसुलिन कम निकल रहा है, आपसे तो कोई इसका लेना देना नहीं हो रहा है ना, तो ये भी नहीं फैलेगी। मीजल्स, खसरा जो होती है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकती है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, हमें कब्ज है, तुमसे क्या लेना देना उसमें, तो सही ऑप्शन क्या होगा, मीजल्स। अगला देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज नॉट अ सिम्टम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, निम्न में से कौन हाई ब्लड प्रेशर का, उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है। हेडेक, जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर बढ़ता है हेडेक हो जाता है, सर में दर्द होने लगता है। नर्वस डिप्रेशन, मतलब इंसान के स्नायु रस्खलन भी, ये भी होता है। रेस्टलेसनेस भी होता है कि एकदम बिल्कुल बेचैनी, घबराहट हाई बीपी में, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है, ऐसे पेशेंट को परेशान नहीं करना चाहिए। और अगला ऑप्शन क्या है, फीवर, बुखार का हाई ब्लड प्रेशर से कोई भी लेना देना नहीं है, सही ऑप्शन यहाँ पर फीवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का कौन सा कॉज है। स्मोकिंग अल्कोहल, आप सिगरेट पी रहे हो, अल्कोहल पी रहे हो तो हाई ब्लड प्रेशर होगा, जाहिर सी बात है ये एक सबसे बड़ा कॉज है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। काहे नहीं चल रहा है, ठीक, अरे तो सोशल एक्टिविटीज, इससे रिलीजन से, कल्चर से कोई लेना देना नहीं। अगला देखिएगा, हाई ब्लड प्रेशर इज द सिम्टम ऑफ, ये तो अभी क्वेश्चन आया था, हाई ब्लड प्रेशर सिम्टम किसका, अच्छा दूसरा क्वेश्चन, ऑप्शन अलग है। लिवर डिसऑर्डर, स्टमक अपसेट, हार्ट डिजीज या इन्फेक्शन, तो हाई ब्लड प्रेशर का जो लेना देना है वो किससे है, हार्ट डिजीज से। ये तीन जो ट्राइंगल डिजीजेस हैं बहुत कॉमन है, एक तो तुम्हारे हार्ट की डिजीज, बीपी, डायबिटीज, ये आपस में टिचुक टिचुक टाई टाई खेलती रहती हैं, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होती रहती हैं। अगर हार्ट है तो डायबिटीज होने के चांसेस है, डायबिटीज है बीपी होने के चांसेस है, बीपी है तो दोनों होने के चांसेस है। आओ अगला कह रहा है, इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड आर, इम्यूनिटी बूस्टिंग, इम्यूनिटी देने वाले फूड क्या हैं, फ्रूट्स, ग्रीन वेजीज, मिल्क और एग्स, ऑल ऑफ द अबव। जाहिर सी बात है ऑल ऑफ द अबव, सारी चीजों से आपको इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर इंक्रीजिंग इम्यूनिटी ऑफ बॉडी वी शुड, शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पानी कम पीना चाहिए, शरीर के भार को, बॉडी वेट को बढ़ा लेना चाहिए, मोटे हो जाना चाहिए, बॉडी वेट को कंट्रोल करना चाहिए, विटामिन सी नहीं खाना चाहिए। तो सही ऑप्शन क्या होगा, बॉडी वेट को कंट्रोल करना चाहिए। जितना आपका बॉडी वेट कंट्रोल रहेगा तो आपको इस टाइप की बीमारियां नहीं होंगी। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर इज हेड ऑफिस ऑफ यूनिसेफ लोकेटेड, यूनिसेफ का हेड ऑफिस कहाँ है। पहले तो ये बताओ, ये यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ठीक, ये याद रखना। दूसरी चीज कहाँ है इसकी, न्यूयॉर्क में, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क में यूएसए में, मतलब
ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, याद रखना 1946 में हुआ था। एक बार चेक कर लेना यार गूगल पे, 1946 या 1942 में डाउट है, मेरे हिसाब से शायद 1946 इज द राइट आंसर। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। फिलहाल ये पूछा नहीं गया लेकिन आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना, चेक कर लेना। तो न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मलेशिया या लॉस एंजलिस, सही ऑप्शन क्या है, न्यूयॉर्क, ठीक है। अगला देखो, डाइट इन डिजीज शुड बी। अब देखो ये वीडियोस देखने का ये फायदा होता है, आप चाहो तो एक मॉडल पेपर खरीद कर रट्टा मार सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन मॉडल पेपर में जो आप पढ़ोगे आपको वही क्वेश्चन वहां पर मिलेगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपके साथ में कोई भी एक क्वेश्चन है उसकी बाल की खाल निकाल रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आए और उस एक क्वेश्चन से जितनी भी बातें बन सकती हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आए, ठीक है, ताकि आप एक परफेक्ट तरीके से पेपर देकर आ जाओ। जरूर थोड़ा हो सकता है आप 100 क्वेश्चन पढ़कर जाओ, 100 ना है वो 100 ना है, 1000 पढ़कर आओ वो 1000 ना है, वो 1100 से स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कंप्लीट सारी चीजें पढ़ते हो तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। चले, तो अगला कह रहा है डाइट इन डिजीज शुड बी। जो हमें अगर कोई डिजीज है, रोग है, तो हमारी डाइट, हमारा आहार कैसा होना चाहिए, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, स्पेसिफिक या सॉलिड। तो अगर हमें कोई डिजीज है, कोई रोग है, तो हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए, उस रोग के अनुसार होनी चाहिए। आगे क्या कह रहा है, मिल्क कंज्यूम बाय डायबिटिक पेशेंट शुड बी। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको जो दूध पीना चाहिए वो कैसा, फुल क्रीम दूध पीना चाहिए, स्किम मिल्क पीना चाहिए, पाउडर मिल्क, या नॉन ऑफ द अबव, कोई नहीं पीना चाहिए। तो जाहिर सी बात है डायबिटीज की कंडीशन में आपको स्किम्ड जो वसा रहित दूध है, ठीक है, उसको आपको ज्यादातर पीना चाहिए, वो आपको बेनिफिशियल होगा। पाउडर्ड मिल्क कहीं पर भी फायदेमंद नहीं है, और फुल क्रीम मिल्क फायदेमंद, मतलब फायदेमंद है फुल क्रीम मिल्क, लेकिन फुल क्रीम मिल्क आपको कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, और हार्ट पेशेंट जो होते हैं वो इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं डायबिटीज से, ठीक है। इस वजह से मैंने ये ऑप्शन को सही बोला। अगला क्या कह रहा है, थेरेप्यूटिक डाइट इज नॉट गिवन टू। जो उपचारात्मक डाइट है, मतलब जो हम एक मेंटेन कर रहे हैं किसी पेशेंट के लिए, वो डाइट नहीं देना चाहिए किसको, डायरिया के पेशेंट को, हेल्दी कंडीशन को, ओबेसिटी को, या फीवर को। तो जाहिर सी बात है अगर कोई हेल्दी पेशेंट है तो उसके लिए ऐसी कोई थेरेपी बनाकर डाइट देने की जरूरत नहीं है। सही ऑप्शन क्या होगा, हेल्दी कंडीशन। अगला ऑप्शन कह रहा है हम लोग का यहाँ पर, डिजीज कॉज्ड बाई कॉन्टेमिनेटेड वाटर इज। जो संक्रमित या दूषित जल होता है उससे कौन सी बीमारी हो जाती है। तो दूषित जल से डेंगू, चिकनगुनिया, कॉलेरा या मलेरिया। तो कॉलेरा। डेंगू वायरल डिजीज है, वायरस से होती है। कौन सा वायरस होता है, डेंग 1 वायरस होता है, और ये एक मच्छर इसका वेक्टर है, क्या नाम है, एडिस एजिप्टी मच्छर का नाम। उसके बाद चिकनगुनिया, चिकनगुनिया वायरल डिजीज है ना, चिकनगुनिया बैक्टीरियल डिजीज है। यार एक बार देख लेना मेरे भाई, हमें बिल्कुल इसमें डाउट हो गया, एकदम ब्लैंक हो गया, बिल्कुल नहीं ध्यान आ रहा है, ठीक है, एक बार देख लेना इसको। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम फाइलम प्रोटोजोआ का मेंबर है जिससे होता है, और ये एक मच्छर होता है जिसका नाम होता है एनोफिलिस। ये मच्छर के काटने से ये फैलता है। मच्छर यहाँ पर भी फीमेल है, यहाँ पर भी काटने कूटने का काम फीमेल का ही होता है, ठीक है। तो इस सही ऑप्शन यहाँ कॉलेरा। चिकनगुनिया का यार एक बार देख लेना किससे होता है, मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा, बिल्कुल भी इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा, चेक कर लेना। आओ अगला क्या कह रहा है, फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। उससे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि ईसीजी किस बीमारी के लिए करते हैं, हार्ट डिजीज के लिए करते हैं। तो ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो यहाँ पर ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिकल केमिकल ग्राम नहीं है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सही हो गई यही, और इलेक्ट्रोक्लिनिकल ये नहीं है, और इलेक्ट्रिकल कॉम्पनसेशन ग्राम ये नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ इस चीज को ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो रिपोर्ट होती है जो आपने देखी होगी इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है, बनी हुई, ये रिपोर्ट को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। और जो मशीन होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये जो रिपोर्ट होती है, ठीक है, क्या रिपोर्ट होती है, ये PQRS और T वेव्स होती हैं इसमें, तो वो आपकी ईसीजी की रिपोर्ट को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। आगे बढ़ो। कॉजेज ऑफ डिहाइड्रेशन। जो डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी जब हो जाती है शरीर में, उससे क्या होता है, ठीक है, डायरिया, डायबिटीज, कॉलरा, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि डायरिया और कॉलरा दोनों है, डायबिटीज में भी पानी की कमी हो जाती है। अगला क्या कह रहा है, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप सुबह में, मतलब नहार मुंह बिना आपने कुछ खाए पिए, जब आप अपना ब्लड शुगर चेक करते हो तो उस टाइम आपका ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, 120, 140, 70, 110, 60 से 80, 180, 200। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, 70 से 110। ये WHO के अनुसार है, ठीक है। आओ आगे क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे, स्वस्थ दिवस कब मनाया जाता है। क्या कह रहे हो, 14 फरवरी। नहीं भाई 14 फरवरी नहीं, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन,
कि व्हाट आर हेल्थ सर्विस प्रोवाइडेड बाय यूनिसेफ इन इंडिया। यूनिसेफ इन इंडिया, जो यूनिसेफ अभी पीछे हम लोग जिसकी बात कर चुके हैं न्यूयॉर्क में, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं, वो किसके लिए इंडिया में काम कर रहा है? मलेरिया के लिए, टीबी कंट्रोल के लिए, डिजेबल्ड चिल्ड्रन के लिए, या सारी? तो ये सारी चीजों के लिए, डिजेबल्ड चिल्ड्रन के लिए जो कुछ विशिष्ट बच्चे हैं, ठीक है, टीबी कंट्रोल और मलेरिया एरेडिकेशन, सबके लिए ये काम कर रहा है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? NIN 1959, 1968, 1952, 1975। यार इसके क्वेश्चन में तो हमें डाउट हो रहा है भाई, एक मिनट देखना पड़ेगी इसकी डेट। एक बार रुक जाओ, गूगल करके देखते हैं, क्योंकि ये हमें कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। चेक कर लेते हैं कब होती है इसकी। क्या है? NIN कब स्टार्ट हुआ था? NIN was introduced in which year? 2007 दिखा रहा है इसमें, कैसे? अच्छा ये नाइजीरियन कुछ और खुल गया, एक मिनट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन 1918, 19 मूव टू हैदराबाद 1988। अच्छा हाँ, इसमें ये दे रखे हैं, देखो यार इसकी कुछ चीज़ों को नोट कर लो। इसमें मैं नहीं पता था, ठीक है, ये नहीं पता था यार, क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है पेपर में, तो आप इसको याद रखना। पहली चीज़, इसके फाउंडर याद रखना, किसने इसको स्टार्टिंग करी, ठीक है। अब कोई कमेंट करके ये भी कर सकता है कि अरे इन्हें खुद नहीं पता है, तो यार बहुत सी चीज़ होती, गूगल नहीं है मेरा भाई हम, ठीक है। बहुत सी चीज़ें होती जो किसी को नहीं पता, मतलब किसी को क्या, मेरे को नहीं पता है, सिंपल सी। तो इसकी स्टार्टिंग करी थी रॉबर्ट मैककैरिजन ने, ठीक है, MC कैरिजन नहीं, मैककैरिजन ने, ठीक है। उसके बाद दूसरा, इसकी जब फाउंडेशन रखी गई थी वो 1918 में रखी गई थी, तो यहाँ पर 1918 ऑप्शन नहीं है, लेकिन रुक जाओ। फिर ये जो इसका पुराना जो नाम था वो बेरी बेरी इंक्वायरी यूनिट था। ये बेरी बेरी डिजीज के लिए रखी गई थी, तो इसका नाम था पहले बेरी बेरी इंक्वायरी यूनिट। ये याद रखना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेंगे, कहीं ना कहीं काम आएगा तुम्हारा। तो NIN का पुराना नाम था बेरी बेरी इंक्वायरी यूनिट। उसके बाद में इसको ना रीलोकेट करा गया। रीलोकेट मतलब इसकी जगहों को चेंज किया गया। पहले ये कोनूर में थी, कहाँ थी? कोनूर में। बाद में इसको रीलोकेट करा गया और इसको हैदराबाद शिफ्ट करा गया। कहाँ पर? हैदराबाद, हैदराबादी बिरयानी। तो कब? 1958 में किया गया, ठीक है। उसके बाद में अब ये जो है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के थ्रू ये चल रही है। तो अब यहाँ पर तुम बताओ सही ऑप्शन क्या हो सकता है? 1959, 1968, 1952, 1975। तो अब इसका जो रीलोकेशन है वो 1959 के बिल्कुल नज़दीकी डेट है, तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग 1959 लगा सकते हैं, ठीक है। आते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो सभी बच्चों को और सभी लोगों को हैरत में डाल देते हैं, कोई बात नहीं। फंक्शंस ऑफ CARE इन इंडिया। CARE जो प्रोग्राम है इंडिया का, वो किस चीज के लिए काम करता है? न्यूट्रिशन के लिए, मेडिकल के लिए, लिटरेसी के लिए। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों के लिए काम करता है। CAR, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, जल्दी से इसकी फुल फॉर्म को कमेंट बॉक्स में बताओ, और इन सारी चीजों को जल्दी से लिखो जो जो चीजें हम आपको साथ ही साथ अभी पिछले में सब में बताते हुए आए हैं। पहले तो CAR के फाउंडर कौन है, इसके बारे में बताओ। CAR को वो बंदा कहेगा हम ही बताएं तो तुमसे क्यों पड़े, मेरा भाई तू ना बता, बाकी बच्चे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में इसका जल्दी से देखो कि CAR के हेड क्वार्टर कहाँ है, ठीक है। हेड क्वार्टर कहाँ है इसके, ये देखकर बताओ। ये दो चीजें आप देखकर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। उसके बाद कह रहा है विच डिजीज कैन बी कॉज ड्यू टू एक्सेसिव वीकनेस। बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है? डायबिटीज, अल्सर, ट्यूबरक्लोसिस या हाई ब्लड प्रेशर। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा? ट्यूबरक्लोसिस। वैसे डायबिटीज में भी कमजोरी होती है, लेकिन हाई ट्यूबरक्लोसिस आ गया तो फिर तो और कुछ बचा ही नहीं। टीबी जो है वो बहुत खतरनाक है, उसमें सबसे ज्यादा कमजोरी होती है। लास्ट क्वेश्चन बचा इसका, डायबिटीज इज रिलेटेड टू। डायबिटीज किससे संबंधित है? अरे वाह, हमने टिक्का मारा, सही लग गया। डाइजेशन से, एब्जॉर्प्शन से, मेटाबॉलिज्म से या ब्लड सर्कुलेशन से? क्या लगता है? जल्दी से बोलो। सही बोला बिल्कुल, मेटाबॉलिज्म। जब मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है तब क्या होता है? डायबिटीज हो जाती
है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस। और उन क्वेश्चंस में से जैसे अगर यहाँ पर 50 क्वेश्चन लगाए तो मेरे हिसाब से लगभग ये 200 क्वेश्चन बन गए हैं, क्योंकि हम लोग ने हर क्वेश्चन में 3-3, 4-4 पॉइंट्स को और डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लो, तैयार करो, और जिनका कल एग्जाम है बहुत बहुत मुबारक हो आपके एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से एग्जाम को कर आना। यार एक मिनट, वीडियो को शेयर जरूर कर दो, जो भी आपके स्टूडेंट्स के ग्रुप हो उनमें आप वीडियो को शेयर कर दो। और अगर आप वीडियो को शेयर करते हो, सारे लोग उस वीडियो को देखेंगे और उनका भी एग्जाम अच्छा हो जाएगा। तो इतने सेल्फिश ना बनो, वीडियो को शेयर करो, ठीक है? उन्हें भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।